नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आप सब बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा है, आज हम अध्याय 3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में है। आप जानते हैं कि पहले अध्याय में हमने शीत युद्ध के दौर के बारे में चर्चा की। मैं आपको पुनः याद दिला देता हूं कि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच में, सोवियत संघ के बीच में विचारधारा की श्रेष्ठता के युद्ध को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अध्याय 2 में हमने दो ध्रुवीयता के अंत की बात की। 1991 तक आते आते सोवियत संघ बिखर जाता है, उसके 15 गणराज्य स्वतंत्र हो जाते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद में शॉक थेरेपी के बारे में चर्चा की। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन का पहला जो परिणाम यह हुआ था कि एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ था और अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ था। यह बात हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अभी तक आपने हमारे दोनों अध्याय के 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। आज हम अध्याय 3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, इस अध्याय का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व है। आप जानते हैं कि 1991 सोवियत संघ के विघटन के बाद में विश्व के अंदर अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ। यूं कहे कि एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो गई, या मैं ये भी कह सकता हूं कि 1991 के बाद में अमेरिका की ताकत को जवाब देने वाला या अमेरिकी ताकत के आसपास भी कोई विश्व की शक्ति नहीं थी। इसीलिए इस अध्याय का नाम हमने समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व दिया है। आज भी हम कह सकते हैं कि विश्व एक ध्रुवीय है। हालांकि अगले अध्याय, चौथे अध्याय में हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन आज की तारीख में भी अमेरिका का जो आर्थिक, अमेरिका का जो राजनीतिक और अमेरिका का आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक जो वर्चस्व है वो अपने आप में बेजोड़ है। आप लोग जान पाएंगे इस अध्याय को पढ़ने के बाद में। लेकिन आज हम क्या अध्ययन करने वाले हैं वो आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे रहा है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म के बारे में। यहां से एक प्रश्न आना फाइनल है, इसलिए मैंने आपकी जो टॉपिक की जो हेडिंग लगाई है वो भी ऑपरेशन की लगाई है। दूसरा हम बात करेंगे ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। तीसरा हम बात करेंगे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और चौथा हम बात करेंगे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद जान पाएंगे कि ऑपरेशन क्या थे। यानी कि हम 4 घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली हम घटनाओं तो 5 बात करेंगे, लेकिन एक ऐसी घटना होगी जिसके संदर्भ में किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं है, लेकिन 4 घटनाओं की चर्चा करेंगे और वो चारों घटनाएं इन ऑपरेशन से संबंधित है। कुल मिलाकर आज के वीडियो में और इस अध्याय में हम देखेंगे कि 1991 के बाद में अमेरिका ने किस प्रकार से अपने सैन्य ताकत के बूते पर पूरे विश्व को एक चैलेंज किया कि अमेरिका की जो सैन्य तकनीक है, अमेरिका की जो ताकत है वो बेजोड़ है और विश्व में कोई भी देश अमेरिका का मुकाबला करने के लायक नहीं है। आइए इसी से आज के वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले अध्याय 3 की हम बात कर रहे हैं, आप लोगों को ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। संयुक्त राज्य अमेरिका शीत युद्ध के अंत के बाद में विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनके उभरा। अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व के दौर, इसको हम कह सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, शीत युद्ध के अंत के बाद के दौर को कहा जाता है द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय, एक ध्रुवीय? आपका उत्तर क्या होगा? एक ध्रुवीय, या हम कह सकते हैं अमेरिका का वर्चस्व। इस अध्याय में शुरुआत में हम बात करेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से। प्रथम खाड़ी युद्ध से लगाकर अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए आक्रमण की पूरी कहानी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस अध्याय में अमेरिका के सैन्य प्राबल्य, अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व, अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व के बारे में भी चर्चा करेंगे और अंत में देखेंगे कि भारत और अमेरिका के किस प्रकार के संबंध रहे हैं। आइए, सबसे पहली जो घटना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो घटना है आप लोगों के नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सोवियत संघ के पतन के बाद में, सोवियत संघ के विघटन के बाद में 2 महाशक्तियों में से अब एक का वजूद था और उस एक महाशक्ति का नाम था, आप जानते हैं, अमेरिका, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं। लेकिन इस अध्याय में हम अमेरिका के लिए अमेरिकी शब्द का प्रयोग करेंगे। 1991 में जब यह घटना हुई, हालांकि सोवियत संघ का विघटन कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से सोवियत संघ अमेरिकी तकनीक के
मामले में पिछड़ गया। लेकिन हेडिंग इसकी हम बात कर रहे हैं नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। प्रश्न क्या बनेंगे यहां से? जॉर्ज बुश ने 1991 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर आक्रमण करने की जो अनुमति दी थी उसे नई विश्व व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यहां से आप लोगों की 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नई विश्व व्यवस्था किसे कहा जाता है, किसने कहा, और प्रश्न पूछा जाएगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, और इसके अलावा प्रथम खाड़ी युद्ध के वर्णन को आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर प्रथम खाड़ी युद्ध में हम लोग बात करें तो हालांकि अमेरिका का वर्चस्व 1991 के बाद स्थापित हुआ, लेकिन इतिहास में जाकर देखें तो पूरे शीत युद्ध के दौरान अमेरिका का दबदबा था। हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका ने जो जापान के 2 शहरों पर जिन परमाणु हथियारों का प्रयोग किया, उसके बाद से ही हम कह सकते हैं कि अमेरिका का पूरे विश्व में क्या था, वर्चस्व था। तो हम कह सकते हैं कि 1945 से 1991 तक ये जो शीत युद्ध का दौर था, इस दौर में भी अमेरिका का वर्चस्व था, और 1991 के बाद तो एक तरफा विश्व के अंदर किसका वर्चस्व स्थापित हो गया, अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ था। उसके बारे में हम इस अध्याय में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका का वर्चस्व पूरे दुनिया में था, और इस बात की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका जो हेडिंग मुझे लगता है ये दे देना चाहिए, प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध। हालांकि इसी टॉपिक में हम नई विश्व व्यवस्था की भी चर्चा करेंगे। ऑपरेशन हम डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं एक तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि 4 ऑपरेशन और उनसे संबंधित 4 घटनाएं आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप लोगों से मिलान करने का प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया। इराक ने जब कुवैत पर आक्रमण किया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक को समझाने की कोशिश की, लेकिन इराक ने अपनी सेनाएं वहां से हटाई नहीं। सद्दाम हुसैन को लाख समझाने के बावजूद भी सद्दाम हुसैन ने इराक से कुवैत से अपनी सेनाएं नहीं हटाई। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर सैन्य बल का प्रयोग करने की अनुमति दे दी। पूरे शीत युद्ध के दौरान जो संयुक्त राष्ट्र संघ चुप्पी साध कर बैठा था, उसके द्वारा शीत युद्ध की समाप्ति के दौरान या शीत युद्ध के दौरान 1990 की बात है, 1990 की बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह जो डिसीजन दिया गया, इसी को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने, ध्यान रखना, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी। एक प्रश्न तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना है। और इसके लिए जो सैन्य अभियान चलाया गया था, उस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये सारे शब्द जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो पॉइंट है, हम अपने पैनल पर लिखेंगे। आप लोग निश्चित रहिए, और इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगी। उसके लिए आपको हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा। 34 देशों की एक सेना ने इराक पर आक्रमण किया, लेकिन इन 34 देशों की जो सेना थी, इस सेना में 75% जो सैनिक थे वो किस देश के थे, अमेरिका के थे। और स्वार्जकाउ के द्वारा जो अमेरिका के सेनापति थे, इसका नेतृत्व किया गया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इसका नाम दिया गया। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इसे 100 जंगों की एक जंग का, लेकिन इराक की सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने इस युद्ध में अपनी ताकत को, सैन्य ताकत को पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की। अमेरिका ने इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी जाती है। इसे दुनिया ने अपने टेलीविजन पर वीडियो गेम वार के रूप में देखा। इस प्रकार से अमेरिका ने इस युद्ध में अपने अतुल्य प्रदर्शन किया। एक तरह से हम कह सकते हैं अपनी सैन्य ताकत का प्रयोग किया। पर्यवेक्षकों का ऐसा मानना है कि अमेरिका को इस युद्ध में जितना खर्चा हुआ, उससे अधिक उसे जापान, जर्मनी और सऊदी अरब ने उसका क्या दिया, भुगतान किया था। आइए एक एक पॉइंट को पढ़कर हम लोग देख लेते हैं। घटना कब की है? अगस्त 1990 की बात है। अगस्त 1990 की बात है। इराक ने किस पे आक्रमण किया?
कुवैत पर आक्रमण किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त करवाने के लिए, उसको आजाद करवाने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी, जब इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने समझाने बुझाने के बाद भी वहां से अपनी सेनाएं नहीं हटाई। पूरे शीत युद्ध के दौरान चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ का ये जो निर्णय था, बल प्रयोग की जो अनुमति दी थी, उसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने, बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना, जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। बहुत बढ़िया आप लोगों के प्रश्न बनेगा। नई विश्व व्यवस्था की क्या दी? संज्ञा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात की कि 34 देशों की, कितने देशों की? 34 देशों की ये जो सेना थी उसमें लगभग 6,60,000 सैनिक थे, और इनमें से 75% जो सैनिक थे, कितने प्रतिशत? 75% जो सैनिक थे वो किस देश के थे? अमेरिका। हम एक प्रकार से इसे अमेरिका का सैन्य अभियान कह सकते हैं। और इराक के विरुद्ध जो ये मोर्चा खोला, इसके लिए जो सैन्य इसका जो कूट नाम दिया गया था वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म इसका नाम दिया गया था। इसका जो सेनापति था, वो सेनापति ध्यान रखना अमेरिका का ही सेनापति था, और इस सेनापति का जो नाम है वो नाम था श्वार्ज़काउ। क्या नाम था? श्वार्ज़काउ, नॉर्मन श्वार्ज़काउ, नॉर्मन श्वार्ज़काउ। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लोगों से प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक नंबर के प्रश्न बहुत अधिक आने वाले हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये जो सैन्य अभियान का प्रमुख था, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अमेरिका की किस प्रकार से भूमिका थी इस प्रथम खाड़ी युद्ध के अंदर। इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये बात हमने अब तक कहीं, ठीक है, हेडिंग इसकी प्रथम खाड़ी युद्ध ही है। तो इस प्रकार से 75% जो सैनिक जो थे वो किसके थे? अमेरिका के थे। ध्यान रखना, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इसे 100 जंगों की एक जंग कहा, लेकिन अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए इसे 100 जंगों की एक जंग कहा। लेकिन इराक की सेना बहुत जल्दी हार जाती है और उसे कुवैत से अपनी सेनाओं को हटाना पड़ा। अंत में प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि अमेरिका की जो सैन्य ताकत थी वो अपने आप में बहुत बेजोड़ थी। प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल चुका था, और हमने बात की कि अमेरिका ने इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। साथ ही साथ इसे जो है कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है। कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा किसे दी जाती है? लोगों ने मनोरंजन के रूप में वीडियो गेम वार, जैसे वीडियो गेम में आप किस प्रकार से फाइटिंग देखते हो, उसी प्रकार से इसे वीडियो गेम वार के रूप में पूरी दुनिया ने देखा था। कुल मिलाकर बड़े इम्तिहान से पूरी दुनिया ने इस युद्ध को देखा था। लेकिन अंत में हम ये बात कह सकते हैं कि अमेरिका ने इस युद्ध में जितना खर्च किया, ऐसा कहा जाता है, विश्व के पर्यवेक्षकों का यह कहना है कि जितनी रकम खर्च की उससे अधिक रकम जापान, जर्मनी और सऊदी अरब ने, क्योंकि ये तीनों देश चाहते थे कि इराक पर इस प्रकार का हमला हो। सऊदी अरब ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को या अमेरिका को आर्थिक मदद दी थी। तो इस प्रकार से यह आप लोगों के कौन सा टॉपिक हुआ, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा प्रथम खाड़ी युद्ध से। देखिए, प्रत्येक बात को हम लोगों को पॉइंट में लिखना है। प्रथम खाड़ी युद्ध से आप क्या समझते हैं, नई विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म क्या था, सेनापति कौन थे, इराक के राष्ट्रपति कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, सारी बातों को ठीक से आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए, यह था प्रथम खाड़ी युद्ध। अब बात करते हैं हम नंबर 2, क्लिंटन के दौर की। किसके दौर की? बिल क्लिंटन के दौर की।
बिल क्लिंटन के दौर की। देखिए, आप लोग जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 साल का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 4 वर्ष का। 1992 में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए। जॉर्ज बुश प्रथम खाड़ी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद भी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बिल क्लिंटन से पराजित हो जाते हैं। बिल क्लिंटन से पराजित हो जाते हैं। 1992 से 1996 और 1996 से वर्ष 2000 तक अमेरिका के राष्ट्रपति कौन रहे थे? बिल क्लिंटन रहे थे। एक तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। बिल क्लिंटन ने एक अलग प्रकार की जो है रणनीति अपनाई थी। 1996 में दोबारा ये चुनाव जीते थे। क्लिंटन ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर नीतियां नहीं अपनाकर इन्होंने नरम मुद्दों पर ध्यान दिया। लोकतंत्र के बढ़ावा देने के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, विश्व व्यापार की तरफ इन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया। तो कुल मिलाकर सुरक्षा और युद्ध को त्याग कर सुरक्षा और सैन्य शक्ति के स्थान पर बिल क्लिंटन ने लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार और विशेष रूप से इन्होंने ध्यान दिया जलवायु परिवर्तन पर। आपसे एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अमेरिका के राष्ट्रपति ने लोकतंत्र को बढ़ावा देने, विश्व व्यापार और जलवायु परिवर्तन की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया था? तो एक तो ये कुछ एक एक नंबर की बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, लेकिन असली जो बात प्रारंभ हो रही है वो यहां से हो रही है। क्लिंटन के दौर में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। कितनी? 2। पहली घटना की हम लोग बात करना चाह रहे हैं, हालांकि इसका कोई ऑपरेशन नाम नहीं है। युगोस्लाविया जो देश है, उस युगोस्लाविया का एक प्रांत है कोसोवो। उस कोसोवो प्रांत में अल्बानियाई जाति के जो लोग थे, किस जाति के लोग थे? अल्बानियाई जाति के जो लोग थे, उन्होंने आंदोलन किया। वो कोसोवो प्रांत में रहना नहीं चाहते थे। इसी समय युगोस्लाविया की सरकार ने अपने प्रांत कोसोवो में अल्बानियाई लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था, उस आंदोलन को दबाने के लिए कार्रवाई की। इसी समय नाटो के जो देश थे, उन देशों ने युगोस्लाविया के कई क्षेत्रों में बमबारी की और स्लोबोदिन मिलोसेविच जो कि युगोस्लाविया के शासक थे, उसको अपने पद से क्या देना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। वहां के राष्ट्रपति जो थे, उनका नाम था स्लोबोदान मिलोसेविच। ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है। इस प्रकार से अमेरिका के द्वारा युगोस्लाविया में ये जो नाटो का हस्तक्षेप किया गया था, ये अपने आप में क्लिंटन के दौर की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसको आप लोगों को याद रखना है। फटाफट 4 बिंदु लिख लेते हैं। सबसे पहले घटना किस वर्ष की थी? 1999। 1999 के अंदर देश कौन सा था? युगोस्लाविया। ये जो युगोस्लाविया देश था, इसका एक प्रांत था, उस प्रांत का नाम कोसोवा। क्या नाम? कोसोवो प्रांत था। इस कोसोवो प्रांत में अल्बानियाई ये जो अल्बानियाई लोगों की बहुलता थी, और इन अल्बानियाई लोगों ने यहां पर एक आंदोलन किया। तो इस आंदोलन को युगोस्लाविया की सरकार ने कुचलने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। उस समय जो है अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के देशों ने, किसके नेतृत्व में? अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के देशों ने किसके ऊपर सैन्य बमबारी की? युगोस्लाविया पर। और युगोस्लाविया के जो वहां के शासक जो थे, उनका नाम था स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार गिर जाती है। तो ये एक प्रकार से एक अन्य देश में अमेरिका का जो आतंक था, या अमेरिका की जो सैन्य ताकत थी, उसी का कारण था कि अमेरिका ने किस प्रकार से इस देश में जो है आक्रमण किया। चलिए अगली घटना नंबर 2। बिल क्लिंटन को उस समय अमेरिका के, देखिए प्रश्न ऐसा भी तो पूछा जा सकता है
कि जिस समय अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लाविया में बमबारी की, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? आपका उत्तर होना चाहिए बिल क्लिंटन। ऐसे भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बिल क्लिंटन के दौर की जो दूसरी घटना थी, यह दूसरी घटना थी 1998 की। कब की थी? 1998 की। ध्यान रखना, यह जो घटना थी, जो यूगोस्लाविया में जो बमबारी की गई थी, वो घटना कब की थी? 1999 1999 की थी। जबकि यह जो दूसरी घटना जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यह घटना कब की है? 1998 की। पहले देख लेते हैं क्या है। केन्या की राजधानी नैरोबी और तंजानिया की राजधानी दार ए सलाम, यहां पर अमेरिका के जो दूतावास थे, उन अमेरिकी दूतावासों पर आक्रमण हुआ, हमला हुआ। और इस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन अल-कायदा ने ली। ये जो अल-कायदा ने जो इसकी जिम्मेदारी ली, उसके बाद अमेरिका ने इस अल-कायदा से बदला लेने के लिए सूडान और अफगानिस्तान पर क्रूज मिसाइलों से आक्रमण किया और इस सैन्य अभियान का नाम दिया उन्होंने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मिलान करने का, जिसमें एक तरफ दिया जा सकता है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच और दूसरी तरफ दिया जाता है सूडान और अफगानिस्तान पर क्रूज मिसाइलों से आक्रमण। तो इस प्रकार से अल-कायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से आक्रमण किया गया। इस दौरान अमेरिका ने जो अंतर्राष्ट्रीय कानून थे उनकी अवहेलना की और संयुक्त राष्ट्र संघ से भी किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई। नागरिक ठिकानों पर भी आक्रमण हुए, हालांकि उन नागरिक ठिकानों को किसी प्रकार से आतंकी गतिविधियों से कोई उनका संबंध नहीं था। आइए एक एक बात लिख देते हैं। 1998 में नैरोबी, ये जो नैरोबी जो है वो किसकी राजधानी? केन्या की। नैरोबी केन्या। नंबर 2 दार ए सलाम तंजानिया। और ये इन दोनों क्योंकि राजधानी में दूतावास होते हैं, अमेरिकी दूतावासों पर, किस पर? अमेरिकी दूतावासों पर हमला हुआ। अमेरिकी दूतावासों पर क्या हुआ था? हमला हुआ। विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकी दूतावासों पर जो है बमबारी हुई। अब आप सोचिए कि अमेरिका के दूतावासों पर यदि बमबारी होगी, जो विदेशों में नियुक्त होते हैं उसको हम दूतावास कहते हैं, राजदूत भी कहते हैं, उन दूतावासों पर, अमेरिका के दूतावासों पर हमला हुआ और उस बमबारी की जो है जिम्मेदारी किसने ली? अल-कायदा ने। कि ये बमबारी किसने की? हमने की। ये एक अल-कायदा जो है एक इनकी आतंकी संगठन है। इस आतंकी संगठन ने इस बमबारी की जो है जिम्मेदारी ली। ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति थे क्लिंटन ने इस घटना का बदला लेने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच के तहत जो है बदला लेने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। इसके तहत अल-कायदा के जो ठिकाने थे वो सूडान, देश का नाम है आप लोग याद रखना, सूडान व अफगानिस्तान में अल-कायदा के लोगों के छुपे होने का केवल अंदेशा था कि सूडान और अफगानिस्तान में अल-कायदा के आतंकी लोग छुपे हुए होंगे। इसके तहत ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच के तहत अमेरिका ने क्रूज मिसाइलों से आक्रमण किया। कैसी मिसाइलों से? क्रूज मिसाइल से। किन देशों पर? सूडान और अफगानिस्तान पर क्रूज मिसाइलों का प्रयोग किया। यह जो सैन्य कार्रवाई की, इसमें यूएनओ की अनुमति नहीं ली गई। ध्यान रखना, यूएनओ की अनुमति नहीं ली गई। पहली बात यह, इस सैन्य अभियान में कई नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, यानी कि आम नागरिक भी इसमें मारे गए जिनका इन आतंकी गतिविधियों से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। तो इस प्रकार से यह दूसरी घटना थी 1998 की, नैरोबी यानी केन्या, दार ए सलाम
दार इस्लाम जो कि तंजानिया, यहां पर अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी हुई, तो ऐसी स्थिति में उसका बदला लेने के लिए अलकायदा पर, आतंकी संगठन पर आक्रमण किया गया। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच के तहत सूडान और अफगानिस्तान पर क्रूज मिसाइलों से आक्रमण किया गया। आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच को समझाइए, तो ये सारी बातें आप लोगों को लिखनी है। ये पॉइंट जो मैं पैनल पे लिख रहा हूं एक एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये किसका दौर था? बिल क्लिंटन का दौर था। दो घटनाओं की हमने चर्चा की, 1998 और 1999। आ जाइए नंबर 3। नंबर 3, इसका हम नाम देंगे आतंकवाद के विरुद्ध। आतंकवाद के विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। और यह घटना थी 9/11 की। कब की थी? 9/11 की। हम हमारे देश के हिसाब से कह सकते हैं 11 सितंबर 2001। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले यह आतंकवाद के विरुद्ध जो विश्वव्यापी युद्ध हुआ था, इसके कारण क्या थे? सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें घटना क्या थी। सबसे पहले बात करेंगे हम घटना क्या थी, उसके बाद देखेंगे इस घटना का प्रभाव क्या हुआ, और उसके बाद में इसके प्रति कार्रवाई, इसके परिणाम क्या हुए, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि प्रभाव और परिणाम एक ही है। आइए हम सबसे पहले बिंदुवार इसके ऊपर चर्चा करें, फिर एक एक पॉइंट को देखकर देखेंगे। वर्ष 2000 में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं और बिल क्लिंटन के स्थान पर जॉर्ज बुश के बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के राष्ट्रपति बनने के एक वर्ष बाद, अर्थात 11 सितंबर 2001 को, ध्यान रखना अमेरिका में इसे 9/11 का हमला कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका में महीना पहले लिखा जाता है और दिन बाद में लिखा जाता है। हमारे देश में दिन पहले लिखते हैं और महीना बाद में लिखते हैं। एक तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये डेट जो है 9/11 और 11 सितंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आना ही आना है आप लोगों के। ये बात है आपके विशेष रूप से 11 सितंबर 2001 के दिन की। अरब देशों के अपहरणकर्ताओं ने, अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद अमेरिका के 4 व्यावसायिक जहाजों को हाईजैक कर दिया। और उन 4 व्यावसायिक जहाजों को हाईजैक करने के बाद में अमेरिका के 4 महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाया जाता है। पहला विमान टकराया जाता है न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी छोर से। दूसरा विमान टकराता है न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी छोर पे। तीसरा विमान टकराया जाता है अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय जहां पर विभाग स्थापित है, पेंटागन में। कहां पर? पेंटागन में, शायद अर्लीगटन में यह स्थापित है, अभी हम देख लेंगे। दूसरा जो विमान है, हाँ बिल्कुल यहीं पर है, तो वो जो विमान है वो वर्जीनिया के अर्लीगटन में स्थित पेंटागन में, जहां पर अमेरिका का जो है रक्षा विभाग है। और चौथा विमान टकराना था अमेरिका की कांग्रेस, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, अमेरिका की जो संसद है वहां, लेकिन वो विमान पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर गिर जाता है। यह जो हमला हुआ अमेरिका के ऊपर, आज तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इस हमले की तुलना अमेरिका के लोग 1814 में ब्रिटेन की वांशीगटन में आगजनी, यानी कि जब ब्रिटेन वांशीगटन में गए थे ब्रिटेन के लोग और अमेरिका को गुलाम बनाया था। और 1941 में जब पर्ल हार्बर जो कि जगह थी, वहां पर जो जापान ने जो आक्रमण किया था, उस घटना से इसकी तुलना करते हैं। 3000 से अधिक लोग इसमें मारे गए और यह बहुत बड़ा हमला था अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने इस हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध छेड़ा और इसके लिए एक सैन्य कूट नाम दिया गया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। सारे शब्द आप लोगों को अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन एक एक शब्द को हम लोग लिखेंगे। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत अमेरिका ने अल-कायदा और तालिबान के जहां जहां पूरे विश्व में छुपे होने का अंदेशा था, वहां पर सैन्य हमले किए और उन सभी देशों से गिरफ्तारियां की जिन लोगों पर विश्वास था कि उन आतंकी घटनाओं से जुड़े हुए हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन लोगों को ऐसे ऐसे सैन्य स्थानों पर छुपा के रखा गया, जिसमें क्यूबा के नजदीक एक सैन्य ठिकाना था ग्वांतनाओ,
बे, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। वहां पर छुपका के रखा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ उन देशों के लोगों को और जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लोगों को भी उन लोगों से मिलने नहीं दिया, उनके रिश्तेदारों को भी उनसे मिलने नहीं दिया। कुल मिलाकर अमेरिका ने पूरी दुनिया में इस प्रकार से अटैक किया। जहां तक मुझे याद है वर्ष 2011 में, डेट मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, 2 अप्रैल हो सकती है, मैं संशोधन भी करवा दूंगा कमेंट्स में देख के। 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एटमाबाद में गिरफ्तार करके अमेरिका ने इस अभियान को पूर्णाहुति दी, यानी कि अपनी इस घटना का बदला लिया था। कुल मिलाकर इस सैन्य आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी कार्रवाई ने अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा और अपनी ताकत से पूरे विश्व को बताया। उसके बाद अमेरिका पर आज तक किसी प्रकार का कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध की घटना का वर्णन कीजिए। तो बहुत ढंग से इन सारे पॉइंटों को लिखना है। आइए मैं एक एक पॉइंट को लिखते हुए इस प्रश्न को आगे बढ़ाता हूं। घटना क्या थी? 11 सितंबर 2001 के दिन अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने, अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी व्यावसायिक जहाजों को, कितने? 4 अमेरिकी व्यावसायिक जहाजों को हाईजैक कर दिया। हाईजैक कर दिया। बहुत ढंग से आपको याद रखना है कि इन चारों जहाजों को टकराने का प्लान क्या था। पहला, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उत्तरी छोर। दूसरा, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दक्षिणी छोर। तीसरा टकराने का जो टारगेट था वो था वर्जीनिया, यानी अर्लीगटन। ये अर्लीगटन जो स्थान है वो कौन से प्रांत में है? वर्जीनिया। और यहां पर अमेरिका का क्या है? रक्षा विभाग। बहुत अच्छा प्रश्न है। रक्षा विभाग किस स्थान पर है? पेंटागन में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अमेरिका का रक्षा विभाग कहां स्थित है? पेंटागन। एक सेकेंड। पेंटागन। अमेरिका का रक्षा विभाग कहां स्थित है? पेंटागन। ये पेंटागन कहां है? अर्लीगटन में। अर्लीगटन किस प्रांत में है? वर्जीनिया में। इस रक्षा विभाग पर टकराने का था। और तीसरा जो विमान, चौथा मैं यही लिख देता हूं, अमेरिका की कांग्रेस। जैसे भारत में हम संसद कहते हैं व्यवस्थापिका को, वहां कांग्रेस कहते हैं। लेकिन ये जो विमान है वो पूरा सही नाम लिख देता हूं मैं, पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर गिरता है। ये तो थी घटना। ये तो पूरी क्या थी? घटना। चारों स्थान मैंने लिख दिए। घटना क्या थी उसके बारे में पूरी चर्चा हमने कर दी। इसे 9/11 का हमला कहा जाता है। ध्यान रखना, 9/11 का हमला, कारण मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इस घटना के बाद में क्या हुआ, इसके परिणाम क्या हुए? परिणाम की हम बात करते हैं तो लगभग 3000 से अधिक लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 3000 से अधिक लोग मारे गए। यह दिल दहलाने वाली घटना थी। अमेरिका के लोगों ने इस घटना की तुलना किससे की? 1814 और 1941 की घटना से इसकी तुलना की। कुल मिलाकर यह जो हमला था इसमें जान और माल का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन अमेरिका पर आज तक का सबसे गंभीर यह जो है हमला था। यानी कि 1776 में अमेरिका एक देश बना और देश बनने के बाद यह सबसे बड़ा हमला था। सबसे बड़ा हमला। इसके जवाब में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सख्त रवैया अपनाते हुए आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध
विश्वव्यापी युद्ध, ऊपर लिख रहा हूं मैं, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध को शुरू किया। और इसके लिए उन्होंने जो सैन्य अभियान जो दिया था उसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, यह क्या था? सैन्य अभियान था। यह क्या था? सैन्य अभियान था। और इस सैन्य अभियान के तहत जो जिन जिन लोगों पर 9/11 के हमले का शक था वहां पर हमला किया गया। और विशेष रूप से इस अभियान में मुख्य जो निशाना था वो था अल कायदा। ये जो आतंकी संगठन थे अल कायदा और एक आपके ये तालिबान और अल कायदा, बहुत जल्दी इन्होंने जो है घुटने टेक दिए। अल कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान, ये तालिबान अफगानिस्तान घुटने टेक डाले बहुत जल्दी। इस कार्रवाई के तहत अमेरिका ने विभिन्न देशों में जिन जिन लोगों पर शक था उन सब की क्या की? गिरफ्तारियां की। और उनको गिरफ्तार करके ऐसे ऐसे स्थानों पर रखा गया कि जहां पर जो है उनकी सरकार को भी जानकारी नहीं थी। सरकार को भी जानकारी नहीं। जहां पर इन लोगों को रखा गया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की पालना नहीं की गई। जिन देशों से उनको गिरफ्तार किया उन देशों की सरकार, इन लोगों के रिश्तेदारों और विश्व अपने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रतिनिधियों को भी इनसे मिलने नहीं दिया गया। इन लोगों को जो विशेष रूप से एक सैनिक ठिकाना, आप लोगों को नाम याद रखना है, गुआंतानामो बे, जो कि क्यूबा के नजदीक था। इन सैनिक ठिकानों पर इन लोगों को रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है, न तो इन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्ति, न अपने देश, न अमेरिका के कानूनों की, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इनसे मिलने नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध में अमेरिका ने अपने ऊपर आक्रमण करने वाले आतंकियों से बदला लिया था। वर्ष 2011 में, हालांकि यह आपकी किताब में नहीं है, ओसामा बिन लादेन, जो कि अल कायदा का प्रमुख था, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के पाकिस्तान में इस एटमाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया और इस घटना की क्या लिया? बदला लिया। यह थी तीसरी घटना जिसमें हमने बात की ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की, जिसमें हम लोगों ने बात की आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। आइए नंबर 4 और आज के टॉपिक के अंतिम घटना की तरफ हम लोग रुक करते हैं। और बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए बनेगा। नंबर 4, इराक पर आक्रमण। पहले समझते हैं क्या मामला है। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया। यह जो अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया, इसमें 40 देशों की सेना शामिल थी। और 40 देशों की जो सेना शामिल थी, अमेरिका के अगुवाई वाले इस गठबंधन को कहा गया कोअलिशन ऑफ विलिंग्स, यानी आकांक्षियों के महाजोट। इसके तहत यह जो सैन्य हमला किया गया, सैन्य आक्रमण जो किया गया, इसका सैन्य कूट नाम दिया गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इस सैन्य हमले की अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ से भी नहीं ली गई। और इसमें अमेरिका ने इराक पर हमला करने का मुख्य कारण बताया कि इराक में जो है विशेष रूप से सामूहिक शहर के हथियार बनाने से इराक को रोकने के लिए हम यह आक्रमण कर रहे हैं। सामूहिक शहर के हथियार बनाने से रोकने के लिए आक्रमण कर रहे हैं। एक्चुअली वहां इस प्रकार से किसी प्रकार के कोई हथियार बनाने के सबूत नहीं मिले। कुछ लोगों का कहना है, पर्यवेक्षकों का कहना है कि अमेरिका ने इराक पर 2 कारणों से आक्रमण किया। ये प्रश्न पूछा गया अर्धवार्षिक परीक्षा में। पहला,
अमेरिका इराक के तेल के कुओं पर अपना अधिकार करना चाहता था, और नंबर 2 सद्दाम हुसैन को पदच्युत करके वो अपनी मनपसंद सरकार वहां पर बनाना चाहता था। खैर, इराक की सेना कुछ ही समय में अमेरिकी सेना के सामने पराजित हो गई, लेकिन बहुत जल्द अमेरिका के विरुद्ध वहां एक आंदोलन प्रारंभ हो गया। अमेरिका की सेना को इराक की जनता ने नापसंद किया। कुछ लोगों का मानना है सैन्य दृष्टि से अमेरिका की यह जरूर जीत हो सकती है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से यह अमेरिका की अपने आप में क्या मानी जाएगी, एक हार मानी जाएगी। आइए एक एक घटना की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। घटना कब की है? 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया। और यह जो सैन्य हमला किया गया, इसमें जो 40 देशों की जो सेना थी, 40 देशों की जो 40 से ज्यादा देश इसमें शामिल थे, उसको कहा गया कोअलिशन ऑफ विलिंग्स, यानी कि आकांक्षियों के महाजोट के नाम से इसको जाना गया था। इराक ने इस हमले पर यूएनओ की अनुमति नहीं ली। यूएनओ की अनुमति नहीं ली गई। कारण क्या था? हमला करने का कारण जो अमेरिका ने बताया, वो कारण था कि इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकना। यह किसने कारण बताया? अमेरिका ने। लेकिन वहां पर सामूहिक संहार के हथियारों के निर्माण की मौजूदगी के किसी प्रकार के कोई प्रमाण नहीं मिले। सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद दिनों में गिर जाती है, लेकिन वास्तव में अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण करने का कारण क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, अमेरिका इराक के तेल के कुओं पर अधिकार करना चाहता था। नंबर 2, इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार को हटाकर अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहता था। अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहता था। ये 2 कारण थे। वास्तविक कारण ये थे। आप लोगों को ये दोनों कारण याद होने चाहिए कि इराक के तेल के कुओं पर अधिकार करना चाहता था और इराक में अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहता था। सद्दाम हुसैन की सरकार तो चली जाती है, लेकिन इराक को शांत करने में अमेरिका सफल नहीं हुआ और अमेरिका के विरुद्ध एक पूर्णव्यापी युद्ध, एक आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, जो है एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क जाता है। विद्रोह कहेंगे हम कह सकते हैं पूर्णव्यापी आंदोलन। यानी कि इराक के लोगों ने अमेरिका की सेना को बिल्कुल भी वहां पर पसंद नहीं किया। अमेरिका के 3000 सैनिक इसमें मारे गए। अमेरिका के कितने? 3000 सैनिक मारे गए, और ऐसा कहा जाता है कि 50,000 लोग इस सैन्य अभियान में मारे गए। कितने? 50,000 आम नागरिक मारे गए, जिनका इस हमले से कोई लेना देना नहीं था। तो कुल मिलाकर ऐसा माना जाता है कि इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर क्या सिद्ध हुआ? असफल। ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है। सैन्य वो राजनीतिक धरातल पर यह जो हमला था वो क्या हुआ? असफल। आपसे प्रश्न ऐसा भी तो पूछा जा सकता है कि इराक पर अमेरिका द्वारा किया गया सैन्य हमला सैन्य और राजनीतिक दृष्टि से असफल कैसे हुआ? स्पष्ट कीजिए। तब आपको इसका उत्तर लिखना है कि अमेरिका ने यह कहकर आक्रमण किया था कि सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकना, लेकिन वहां इस प्रकार के कोई प्रमाण नहीं मिले। वास्तव में अमेरिका ने इराक के तेल के कुओं पर अधिकार करने और अपनी मनपसंद सरकार बनाने के लिए वहां पर आक्रमण किया, लेकिन
सदाम हुसैन की सरकार तो वहां पर गिर जाती है, लेकिन इराक के लोगों ने अमेरिका के सैनिकों की उपस्थिति को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और इराक में एक विद्रोह उठ खड़ा होता है अमेरिका के विरुद्ध में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिका का ये जो आक्रमण था, ये जो सैन्य आक्रमण था, जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो दिया था, ये पूर्ण रूप से क्या रहा? असफल रहा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए बनेगा। अंत में हम एक जो 4 छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों के लिए बनने वाले वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। 4 ऑपरेशन मैं इस तरफ लिख रहा हूं, मिलान करने का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार, नंबर 2 ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, नंबर 3 ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, और अंत में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये चारों ऑपरेशन आप लोगों को बहुत ढंग से याद होने चाहिए। किससे संबंधित थे? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म प्रथम खाड़ी युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। यह प्रथम खाड़ी युद्ध जो है 1991 का था। इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया? अगस्त 1990 में, लेकिन प्रथम खाड़ी युद्ध 1991 में। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच 1998 की घटना है और इसके तहत सूडान व अफगानिस्तान, सूडान व अफगानिस्तान पर क्रूज मिसाइल से आक्रमण किया गया। क्रूज मिसाइल से आक्रमण किया गया। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम आतंकवाद के विरुद्ध, ध्यान रखना, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। और नंबर 4 इराकी फ्रीडम के तहत इराक पर आक्रमण। यह 2003 का है, यह 2001 का है। एक घटना जिसका ऑपरेशन नाम नहीं था और वो घटना कब की है? 1999 युगोस्लाविया में बमबारी नाटो के देशों के द्वारा की गई। तो कैसी लगी हमारी आज की कक्षा आप लोगों को? कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताएं। वीडियो लगातार आते रहेंगे, थोड़ी गति जरूर धीमे हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, कोर्स करवा देंगे। अभी आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में लगभग 50 से अधिक दिन का समय है। आप लोग आराम से प्रतिदिन पॉलिटिकल साइंस को 1-1.5 घंटा दीजिए। अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर भी आपको हम लाइव आकर हल करवा रहे हैं, उन्हें भी आप लोग देखें। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में लिंक आपको दे रखा है, उससे आप लोग जरूर जुड़ें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। हम आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। हम आप लोगों के लिए निःशुल्क ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाएं। इसी प्रकार की आप लोगों से अपेक्षाएं। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। धन्यवाद।